क्या होते हैं? कुछ प्रश्नों का समूह होता है जिसमें कि हम विद्यार्थी की योग्यता की परख करने के लिए उससे या तो लिखित, मौखिक या फिर कुछ क्रियात्मक प्रश्न पूछते हैं, जिनके उत्तर जब विद्यार्थी देता है तो उन उत्तरों के आधार पर हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये विद्यार्थी जो कुछ भी इसको सिखाया गया उसने कितना सीख लिया और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। अगर हम ये नहीं जानेंगे कि विद्यार्थी ने क्या सीख लिया है और क्या नहीं सीखा है, तो फिर हम अगर वो नहीं सीख पा रहा है तब उसको किस प्रकार से सिखाया जाए इस पर मंथन नहीं कर पाएंगे, और अगर वो सीख ले रहा है तो उसको आगे क्या सिखाया जाए इस पर विचार नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी कार्य करने के पश्चात, क्लासरूम टीचिंग करने के पश्चात शिक्षकों को ये जानना आवश्यक होता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा। जैसे तुम्हारी क्लास जब हम लेते हैं तो उसके बाद हम तुमसे पूछते हैं कि जो कुछ भी तुमने पढ़ा उसमें तुम्हें क्या आ गया या क्या नहीं आया। जहाँ समस्या आ रही है फिर उस चीज को तुम लोग बताओ। और इसी प्रकार से अन्य भी जो विषय हैं जब उनको आप पढ़ते हैं तो उन विषयों को समझने के बाद जिन बिंदुओं पर आपको परेशानी होती है उन बिंदुओं के बारे में आप अपने शिक्षक से क्वेश्चंस करते हैं, जिसके आंसर मिलने पर आपका वो जो भी उसमें संदेह रहता है वो हट जाता है। तो परीक्षण के द्वारा विद्यार्थी की योग्यता का मापन किया जाता है। इतना क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ें। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। अब तुम लोग हाँ ना तो कहते नहीं हो, तुम्हारी खामोशी से हम समझ जाए कि ठीक है सब समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, जहां ना आए वहां बोल दीजिएगा आप लोग कम से कम। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो ये निकष शब्द है इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राइटेरिया, और जो दूसरा है मानक। हमने पिछले 2 हफ्ते पहले करीब नॉर्म्स पढ़ाया था तुम लोग को, मानक, है ना। तो उसमें हमने तुम्हें ये बताया कि जो मानक होता है वो किसी समूह में किसी विद्यार्थी की स्थिति को बताता है। ठीक है। अब मानक हम इसलिए निर्धारित करते हैं कि मान लो कक्षा में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों में जो भी पत्र दिया गया उस प्रश्न पत्र के आधार पर विद्यार्थी की योग्यता कितनी आ रही है। उन 100 में अगर मान लीजिए 50 नंबर का प्रश्न पत्र दिया गया तो 100 बच्चों में विद्यार्थी ए जो है उसकी स्थिति कहाँ पर है, विद्यार्थी डी की स्थिति कहाँ पर है, विद्यार्थी जेड की स्थिति कहाँ पर है, इसका पता हम मानक संदर्भित परीक्षण के द्वारा लगाते हैं। ठीक है। तो मानक संदर्भित परीक्षण क्या करता है, एक समूह में विद्यार्थी की योग्यता को बताता है। ये समझ में आ रहा है? मानक नॉर्म्स हम लोगों ने पढ़े थे जिसमें जो भी आपके विद्यार्थी होते थे उनको हम एक स्केल पर ले आते थे। स्केल पर लाने का अर्थ क्या है कि सबके लिए टेस्ट पेपर एक दिया, अब उस टेस्ट पेपर पे कौन सा विद्यार्थी अधिक अंक प्राप्त कर रहा है और कौन सा विद्यार्थी कम अंक प्राप्त कर रहा है, इसकी तुलना हम लोग कर लेते थे कि भाई जो विद्यार्थी सबसे अच्छा है उसने मान लीजिए आपके 50 में से 48 नंबर स्कोर किए, और उसी क्रम में धीरे धीरे करके बच्चे और अपनी योग्यता के अनुसार अंक प्राप्त करते चले गए। तो हमें एक ही पैमाने पर मिल जाता है कि किस विद्यार्थी की क्या योग्यता है, उस प्रश्न पत्र पर वो कितने अंक प्राप्त कर पा रहा है। तो यहाँ तो बात आ गई तुलना की। जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में सब में होता है या एग्जामिनेशंस में होता है कि टेस्ट दिया जाता है, एग्जामिनेशन लिया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि किसको सबसे अधिक अंक मिले, किसको उससे नीचे के क्रम में लगातार अंक मिलते चले गए। तो यहाँ पर हम तुलना कर पाते हैं अलग अलग विद्यार्थियों के बीच में। ठीक है। तो जो मानक संदर्भित परीक्षण है, नॉर्म रेफरेंस, नॉर्म के आगे पीछे घूमने वाले टेस्ट जो है वो क्या है, वो विद्यार्थी की किसी समूह में सापेक्ष स्थिति को बताते हैं कि
ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है और ई उन सबसे आगे है। ये हो गई सापेक्ष स्थिति, जिसमें हम विद्यार्थियों की तुलना कर लेते हैं। और तुलना की हमें जरूरत क्यों पड़ती है कि भाई क्लास का एवरेज स्कोर जितना है हम उसी के आधार पे देखते हैं कि विद्यार्थी एवरेज है, एवरेज से ऊपर है या फिर एवरेज से नीचे है, और उसी के हिसाब से उसकी जो आगे की टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस होती है उसको डिसाइड किया जाता है। अगर एवरेज है तो उसको और मेहनत करके और आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर बहुत आगे है तो उसको और आगे की टास्क दिए जाएं, और अगर वो पीछे है तो उसको कम से कम और थोड़ा सा प्रोत्साहन देकर के आगे लाने का प्रयास किया जाए। ये तो हो गया आपका मानक संदर्भित परीक्षण में। इसके बाद जो दूसरा शब्द है निकष, निकष को इंग्लिश में कहते हैं क्राइटेरिया। ठीक है, कहीं सिलेक्शन के लिए भी जाते हो तुम लोग या फिर कोई भी एक कंपटीशन देते हो तो वहां पर सबसे पहला सवाल यही होता है कि सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया कोई एक ऐसा पॉइंट जिसको कि एक मार्क के रूप में माना जाता है कि अगर मान लीजिए ये रखा गया कि कोई क्वेश्चन पेपर है जिसमें 60% विद्यार्थी जो है वो जब कोई विद्यार्थी 60% स्कोर करेगा तब उसको सिलेक्ट किया जाएगा, उससे नीचे जाएगा तो उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ग्रुप में स्थिति नहीं देखी जा रही है, ये देखा जा रहा है कि विद्यार्थी को अगर 60% मार्क मिले तब तो वो उस कोर्स के लिए आगे एलिजिबल है, और अगर 60% मार्क्स नहीं मिले तो वो आगे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये होता है निकष या क्राइटेरिया। निकष को एक और शब्द दिया गया है कसौटी। ठीक, तो कसौटी में क्या होता है कि हम कोई एक पर्टिकुलर व्यवहार जो विद्यार्थी का है उसको क्राइटेरिया मानते हैं। जैसे अगर मान लो जो अभी हम लोग ने पहले एग्जांपल लिया था कि 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, किसी टेस्ट को हमने दिया जिसमें 50 नंबर मिलने हैं। अब उन 50 नंबरों में मान लीजिए ग्रुप में पूरा नंबर मिल गया, ठीक है, अब किसी विद्यार्थी को कम मिल रहा है, उसको 20 ही नंबर मिले हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि उस विद्यार्थी को वो जो 20 नंबर मिले हैं उन 20 नंबरों में उसने किस प्रकार के सवालों को हल कर लिया है और किस प्रकार के सवालों को वो हल नहीं कर पाया है। मान लीजिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में जो विद्यार्थी है उसने जो आसान आसान कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन जहां पर शब्द वाले प्रश्न आए कि मोहन के पिता ने उसको 10 रुपए देकर बाजार भेजा और उससे 6 रुपए का सामान मंगाया तो कितना बचा, और जो विद्यार्थी है वो इस तरीके के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पा रहा है। ठीक, तो जो सिंपल प्लस माइनस लिख करके क्वेश्चंस दिए हैं वो उसको कर ले रहा है, और जो इस तरीके से नहीं दिए हैं, जो शब्दों में दिए गए हैं, वो उनके बीच में रिलेशनशिप अगर नहीं ढूंढ पा रहा है तो इसका पता हम ग्रुप में कंपैरिजन करके नहीं लगा पाएंगे। इसका पता हमें कब चलेगा, जब हम उस पर्टिकुलर विद्यार्थी की कॉपी खोलेंगे और उसके जो भी आंसर्स हैं उनको जब हम देखेंगे, उनके पैटर्न को जब हम देखेंगे कि इसमें कौन से क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर पा रहा है और कौन से क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से जो हमें एक रिजल्ट मिलेगा कि हाँ वो क्या प्रश्न कर पा रहा है और कौन से प्रश्न नहीं कर पा रहा है, तब हम उस विद्यार्थी की एक्चुअल अचीवमेंट को जान पाएंगे। ग्रुप में तो हमने कंपेयर कर दिया, 20 नंबर है तो वो यहाँ पर है और 20 से ज्यादा है तो वो और अच्छे विद्यार्थी में चला जाएगा, लेकिन उस विद्यार्थी को कितना आता है इसका पता हमें तभी चल पाएगा जबकि हम उस विद्यार्थी के पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि उस विद्यार्थी ने, अगर हमने 25 उद्देश्यों से संबंधित प्रश्न दिए थे, उद्देश्य हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं, उद्देश्य में ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है, क्रियात्मक भी होता है। तो अधिकतर जो टेस्ट क्लासरूम में लिया जाता है वो ज्ञानात्मक से संबंधित होता है, ज्ञान से संबंधित होता है।
ठीक है। अब उसमें क्या क्या होता है कि विद्यार्थी सवाल हल कर सकेगा, जोड़ कर सकेगा, घटाना कर सकेगा, आयतन के प्रश्न बता सकेगा, घनत्व के प्रश्न बता सकेगा, फॉर्मूला लिख सकेगा, याद कर सकेगा। तो ये सारे जो होते हैं ये इस तरीके के उद्देश्य होते हैं। तो जब हम क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तब भी हम उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हैं। ठीक। अब उन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर के हमने पेपर बनाया, विद्यार्थी ने पेपर किया और उसके प्रश्नों के उत्तर को देख करके जब हम एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये कौन कौन से प्रश्नों को हल कर पा रहा है, मतलब इसने जोड़ सीख लिया है कि नहीं, घटाना जानता है कि नहीं, गुणा जानता है कि नहीं, या भाग जानता है या नहीं, और उससे आगे की जो कैलकुलेशंस होती हैं जैसे अब एलसीएम है, एचसीएफ है, तो ये सब तो तभी हो पाएंगी जबकि बच्चा जोड़ घटाना गुणा भाग इन सबको जानेगा। ठीक। तो उसकी कॉपी देख करके हमें ये पता चल जाता है कि उसने पर्टिकुलरली अपने लिए कितना सीख लिया है। यहाँ हम किसी ग्रुप में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम केवल ये देख रहे हैं कि अगर कोई विद्यार्थी ए है तो उस ए ने जो उसको पढ़ाया गया था, जो उद्देश्य उस पेपर के लिए निर्धारित किए गए थे, उन उद्देश्यों में से कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको कि वो पूरा कर पा रहा है और कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको वो पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अगर मान लो विद्यार्थी आयतन का फॉर्मूला जानता है, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन अब फॉर्मूला लिखने के बाद नंबर लिख करके और गुणा करने में उसने गलती कर दी, तो कॉपी देख के तुम्हें ये तो समझ में आ जाएगा कि हाँ वो कॉन्सेप्ट जानता है, वो फॉर्मूला जानता है, लेकिन उसने गलती कहाँ पर करी, उसने गलती की कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन और स्ट्रांग हो जाए तो ही नोज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ whatever he was solving। तो यहाँ पर हम जो बात है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में, यहाँ पर किसी से तुलना नहीं की जाती कि ए बी से बेहतर है या सी बी से खराब है, इस तरीके का कुछ नहीं है। यहाँ पर हम ये देखेंगे विद्यार्थी ए को कितनी चीजें आती हैं, बी को कितना आता है, सी को कितना आता है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज ईच एंड एवरी चाइल्ड इज इम्पॉर्टेंट। जितना भी बच्चे हैं वो सबके सब इम्पोर्टेंट है। उसमें से कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कम इम्पोर्टेंट है। जो ज्यादा सीख रहा है बट ऑब्वियस है कि उसके ऊपर ध्यान ज्यादा जाता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो जो अभी तो कम जानता हो, लेकिन अगर उसको थोड़ा और मोटिवेट किया जाए, उससे जुड़ी हुई और परिस्थितियों को देखा जाए, तो मे बी वो जो सबसे अच्छा बच्चा है उससे भी आगे निकल जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे स्टूडेंट्स एक साथ हमेशा अच्छे हो जाएं। ठीक, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि सबको आप एक ही तराजू में तोल दो। लेकिन हाँ, जिसकी जो एबिलिटी है वो उस एबिलिटी के आधार पर सही तरीके से अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सके, इसके लिए ये जरूरी होता है कि ये देखा जाए कि हर बच्चा अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका अचीवमेंट है, वो किस लेवल तक पहुंच रहा है। ठीक। और अगर हम हमेशा कंपेयर करने में ही लगे रहेंगे तो जो बच्चों का अपना पर्सनल डेवलपमेंट है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो दो चीजें हमने तुम्हें अभी तक बताई, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो तुम लोग पूछोगे। पहला मैंने बताया मानक संदर्भित परीक्षण, जिसमें मैंने ये कहा कि मानक संदर्भित परीक्षण किसी परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों की सापेक्षिक स्थिति को बताते हैं। उस टेस्ट को देने के बाद हम विद्यार्थियों में आपस में तुलना कर लेते हैं कि ये विद्यार्थी 50 में से 40 पा रहा है, ये 50 में से 30 पा रहा है, ये 50 में से 20 पा रहा है, तो हमने वहां पर कंपेयर कर दिया। और दूसरा मैंने बताया तुम्हें निकष संदर्भित परीक्षण। ठीक है, निकष क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में मैंने क्या बताया कि ये जो टेस्ट होते हैं निकष से संबंधित, कसौटी से संबंधित, ये क्या करते हैं, ये विद्यार्थियों की निरपेक्ष स्थिति का निर्धारण करते हैं। इसमें केवल और केवल ये देखा जाता है कि विद्यार्थी ने स्वयं कितना सीख लिया है। इसके आधार पर हम
उस विद्यार्थी की जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद क्या किया जाता है, जैसे हमने तुम्हें एग्जाम्पल बताया कि मान लो विद्यार्थी ने लिख दिया, आयतन का सवाल कर रहा है और आयतन का फॉर्मूला लिख लिया लेकिन कैलकुलेशन में गलती कर रहा है, तो फिर उसके जानते हो क्या होता है, उसके बाद केवल उन्हीं बिंदुओं को लेकर के जिसमें कि वो गलती कर रहा है, उन बिंदुओं को लेकर के एक ही उद्देश्य से संबंधित 5, 7 या 10 प्रश्न बनाए जाते हैं, जिनको कि बच्चा सॉल्व करता है, प्रैक्टिस करता है और उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक, अब इससे क्या होगा कि जब उन्हीं गलतियों को वो बार-बार एक्सरसाइज करके दूर कर लेगा, तो एक समय ऐसा आएगा जबकि आयतन के सवाल दिए जाने पर वो कहीं पर भी ज्यादातर गलतियां जो वो कर रहा है उन गलतियों से अपना बचाव कर सकेगा। और इसमें एक टर्म आता है क्राइटेरिया और रेफरेंस टेस्ट में, निकष संदर्भित परीक्षण में, जिसे कहते हैं मास्टरी। मास्टरी का अर्थ होता है कि जो बच्चा है जो उस पेपर को कर रहा है और बच्चों से मतलब नहीं है, उस पेपर को जब वो सॉल्व करे तो वो उसमें 80% से अबव मार्क्स ला सके। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो 80 या 80 से अधिक अंक अगर वो प्राप्त कर रहा है, इतने प्रश्न हल कर रहा है, इतने प्रश्नों के सही उत्तर दे रहा है कि वो 80% से ऊपर अंक प्राप्त कर रहा है, तो उस स्थिति में जो बच्चा है ये कहा जाएगा कि उसने उस सब्जेक्ट में मास्टरी या निपुणता प्राप्त कर ली है। ठीक, अब जो मानक है उसमें 3 चीजें, जो निकष है उसमें 3 चीजें आती हैं, तो हम तुम्हें आगे दिखाते जाते हैं प्रेजेंटेशन और उसके बाद फिर एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। अभी तक जितना हमने तुम्हें बता दिया, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो तुम लोग पूछ सकते हो, कोई भी चीज जो समझ में ना आ रही हो, और अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और देखो जो इसके क्वेश्चंस होते हैं ना वो एज इट इज आते हैं, सीधे सीधे पूछेगा, निकष संदर्भित और मानक संदर्भित परीक्षणों की तुलना कीजिए। तो तुलना में आपको दोनों ही चीजें बतानी पड़ेंगी, एक तो ये बताना पड़ेगा कि क्या क्या समानताएं हैं और दूसरा ये बताना पड़ेगा कि क्या क्या अंतर हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़े। स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? ओके, क्राइटेरिया वर्सेस नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अब जो ये क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है उनको रॉबर्ट ग्लेजर ने सबसे पहले दिया था। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया से रिलेटेड मेजरमेंट है इसको 1963 में सबसे पहले रॉबर्ट ग्लेजर ने दिया था। किसी का अनम्यूट हो गया है, म्यूट करो माइक, सभी चेक करो अपना। ओके, ठीक है। अब ठीक है, तो ग्लेजर ने अपना एक आर्टिकल लिखा था, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड द मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, सम क्वेश्चंस। ठीक है, इन्होंने इसमें ये कहा कि जब हम केवल ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप में कंपैरिजन करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कमियों को दूर नहीं किया जा पाता है, क्योंकि हम ग्रुप में देखने लगते हैं तो जो बच्चे अच्छे होते हैं बट ऑब्वियस है कि ध्यान उनके ऊपर चला जाता है ना। तो मानक संदर्भित मापन की सहायता से किसी विद्यार्थी की अन्य के सापेक्ष स्थिति ज्ञात की जाती है। ठीक है, और ग्लेजर ने ये कहा कि निकष संदर्भित मापन में छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान की निरपेक्ष स्थिति का वर्णन किया जाता है। तो और लोगों ने भी पहले बताया था, लेकिन जो रॉबर्ट ग्लेजर ने बताया उसके बाद ये जो निकष संदर्भित मापन है इसका प्रचलन ज्यादा हो गया। तो ग्लेजर को ही निकष संदर्भित मापन के कॉन्सेप्ट का जनक माना जाता है। और इसके बाद इसको पाठ्य वस्तु संदर्भित मापन या फिर उद्देश्य संदर्भित मापन या क्षेत्र संदर्भित मापन भी कहा जाता है। अब ये तीनों ही चीजें, पाठ्य वस्तु में कितना आता है बच्चे को वो आ जाता है, उद्देश्य जो उद्देश्य निर्धारित करके क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं वो आ जाता है, या फिर डोमेन, हमने तुम्हें बताया कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो ये क्षेत्र संदर्भित मापन, इन नामों का प्रयोग भी
निकष संदर्भित मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, और निकष संदर्भित मापन के लिए जिन परीक्षणों का प्रयोग किया जाएगा उनको हम कहेंगे निकष संदर्भित परीक्षण, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। बच्चों तुम लोग पहले ये बताओ कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि ये टर्म्स ही ऐसे हो जाते हैं कि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगने लगता है। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो हम फिर से बता देंगे, ठीक है, लेकिन तुम लोग बोलोगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा कि हाँ क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो दो टर्म्स अभी तक हम लोगों ने देखे, एक तो हो गया निकष संदर्भित मापन, दूसरा हो गया मानक संदर्भित मापन। अब जो टेस्ट यूज होंगे निकष के आधार पर उनको हम कहेंगे निकष संदर्भित परीक्षण, और जो मानक के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे उनको मानक संदर्भित परीक्षण कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये मुख्य अंतर की बात करता है कि मानक से रिलेटेड जो भी परीक्षण है वो योग्यता को किसी मानक समूह के संदर्भ में व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ग्रुप में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से पहले पे कौन है और 10वें पे कौन है ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, और जबकि निकष संदर्भित परीक्षण में क्या होता है, किसी व्यक्ति की योग्यता को निकष या क्राइटेरिया के रूप में स्पष्ट किया जाता है। अब निकष में क्या क्या हो सकता है? पहला तो हो सकता है शैक्षिक उद्देश्य। पिछले 2-3 लेक्चर्स में हम लोगों ने शैक्षिक उद्देश्य के बारे में बात की कि जो भी उद्देश्य बना करके क्लासरूम में टीचिंग की जाती है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो होता है शैक्षिक उद्देश्य। दूसरा क्या है? छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। अब हमें जो हम टेस्ट दे रहे हैं उसमें हम क्या उम्मीद करते हैं? मान लो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद ओरल क्वेश्चन भी पूछ लिए। अब उसके बाद जब हम टेस्ट देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे कम से कम 70 से 80% तक क्वेश्चन कर लें। तो ये क्या हो गया? योग्यता का वांछित स्तर। 90%, 100% भी सोचा जा सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, संस्कृत है, ग्रामर है या फिर मैथमेटिक्स है। अगर बच्चा पूरा सही करेगा तो उसको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पहला तो होता है शैक्षिक उद्देश्य हो सकता है क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है? जो हम विद्यार्थियों की योग्यता चाह रहे हैं। और तीसरा क्या है? सुपरिभाषित व्यवहारों का समूह। मतलब हम विद्यार्थी के व्यवहार में कौन कौन से अंतर देखना चाह रहे हैं उसके आधार पर हम क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य, विद्यार्थियों की योग्यता का वांछित स्तर और सुपरिभाषित व्यवहारों का समूह, ये 3 चीजें होती हैं जिनको कि हम इस क्राइटेरिया के रूप में रखते हैं। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं कंपैरिजन की तरफ। तो सबसे पहला अंतर है सूचना की प्रकृति। जो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है वो एक विद्यार्थी कोई एक विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य को किस प्रकार से अर्जित कर रहा है, मतलब वो जोड़ से संबंधित क्या क्या कर पा रहा है, घटाने से संबंधित क्या क्या कर पा रहा है, क्षेत्रफल की कैसे प्रश्न कर पा रहा है, आयतन के किस प्रकार के प्रश्न कर पा रहा है। तो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, पर्टिकुलर जो टीचिंग पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे? शिक्षण उद्देश्य। तो कौन कौन से शिक्षण उद्देश्यों को विद्यार्थी प्राप्त कर ले रहा है उसको हम निकष संदर्भित मापन में देखते हैं। और जबकि दूसरा क्या है? मानक संदर्भित मापन में हम क्या करते हैं कि उसने कुल कितना ज्ञान विषय में अर्जित कर लिया, जिसके आधार पर हम उसकी समूह में तुलना करते हैं, है ना। तो निकष संदर्भित मापन से जो प्राप्त परिणाम है वो अर्जित किए गए उद्देश्यों अथवा योग्यताओं की सूची बताती है और ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन से उद्देश्य उसने अर्जित नहीं किए हैं। जबकि मानक संदर्भित मापन में क्या होता है? इसमें जो परिणाम मिलता है वो केवल प्रश्नों की संख्या बताता है, किसने 10 प्रश्न नहीं किए या 15 प्रश्न नहीं किए। ठीक है, तो पहला डिफरेंस हो गया सूचना की प्रकृति का। निकष संदर्भित में, क्राइटेरिया संदर्भित में हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त हो गए और कौन कौन से नहीं हुए। जबकि मानक संदर्भित में क्या होता है? हमें ये केवल पता चल पाता है कि कितने प्रश्न सही किए गए और कितने प्रश्न सही नहीं किए गए। ठीक है, और दूसरा है परिणामों की व्याख्या से संबंधित। इसमें क्या है? निकष संदर्भित जो परीक्षण है उसमें व्याख्या का आधार हम लेते हैं शिक्षण उद्देश्यों को, कि विद्यार्थी
अगर भाषा की बात करें तो भाषा में वो गाय पर निबंध लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है, या फिर वो संज्ञा से संबंधित जो भी शब्द हैं उनका सही तरीके से प्रयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, या इंग्लिश में है तो प्रपोजिशन को यूज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, है ना। तो शिक्षण उद्देश्यों के जो भी हमारा उद्देश्य है उसके पूरे होने से निकष संदर्भित परीक्षण संबंधित होता है, और इसमें विद्यार्थी की उपलब्धि का स्तर इस बात से जाना जाता है कि उसने जो भी उद्देश्य हैं उनको कितना प्राप्त कर लिया है। जबकि मानक संदर्भित परीक्षणों में हम व्याख्या के लिए जो पूरा ग्रुप होता है उस ग्रुप की उपलब्धि को प्रयोग में लाते हैं, ठीक। और किसी भी विद्यार्थी की जो उपलब्धि होती है उसको अन्य छात्रों की उपलब्धि की तुलना में देखते हैं कि मतलब अगर सबसे ज्यादा नंबर 80% आए हैं और किसी विद्यार्थी के 40% आए हैं तो ये देखा जाता है कि वो उससे कितना पीछे रह गया है। लेकिन अगर हम उस 40% वाले का भी क्वेश्चन पेपर निकाल के देखें, एनालाइज करें, तब हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे या कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जिसको उसने कवर कर लिया है और किसको उसने कवर नहीं किया है, या कहाँ पर वो गलतियां कर रहा है, ठीक है। तो पहले सूचना की प्रकृति, हमें उद्देश्यों की और अर्जित न किए गए उद्देश्यों की जानकारी होती है। दूसरा है कि हम उसका जो परिणाम होते हैं निकष वाले में हम उन परिणामों को किसी व्यक्ति के द्वारा अर्जित किए गए उद्देश्यों के रूप में देखते हैं, और मानक संदर्भित में क्या होता है, यहाँ पर छात्र समूह की उपलब्धि को देखा जाता है। तीसरा है प्रश्न के वितरण से संबंधित जो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है उसमें केवल सीमित विशिष्ट उद्देश्य लिए जाते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चा गलती कहाँ पर कर रहा है। और मानक संदर्भित परीक्षणों में ऐसा कोई उद्देश्यों को बांध करके नहीं रखा जाता है, वहां पर जो प्रश्न होते हैं वो अनेक उद्देश्यों से भी संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। तो 10 प्रश्न वाले किसी निकट संदर्भित परीक्षण में 10-10 प्रश्न एक ही उद्देश्य के लिए लिए जा सकते हैं। यहाँ पे 100 प्रश्न वाला अगर कोई हो तो उसमें 10 प्रश्न हम हर उद्देश्य के लिए रख दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस उद्देश्य में क्या गलतियां आ रही हैं। और जबकि मानक संदर्भित परीक्षण में क्या होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए केवल एक ही प्रश्न बनाया जाता है, प्रायः एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर टीचर को मन करे कि नहीं हम देख लें ये इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा बच्चे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक ही से संबंधित 10 प्रश्न नहीं रखे जाएंगे, एक उद्देश्य से संबंधित ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 प्रश्न ही रखे जाते हैं। की जाती है कि एक उद्देश्य से संबंधित एक ही प्रश्न रखा जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर किया जा सके। और उसके बाद आ जाता है कि परीक्षणों से प्राप्त सूचना का जो उपयोग है उसके आधार पर भी इनमें डिफरेंस होता है। अब जो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट हैं उनमें अधिकांशतः शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता से संबंधित जो उपयोग है वो किया जाता है कि टीचर ने जो पढ़ाने के बाद उसने ये जानना चाहा कि जिस विधि से मैंने पढ़ाया उस विधि से विद्यार्थियों को कितना समझ में आया। और मानक संदर्भित में क्या है, उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे ने कितना वहां पर स्कोर किया है, उसको जितना भी प्रश्न पत्र मिला है उस प्रश्न पत्र में कितने उद्देश्यों को सही तरीके से प्राप्त कर ले रहा है। मैम हाँ मैम सवाल में विशेषता पूछा है तो ये लिख सकते हैं? हाँ यही है विशेषता। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, विशेषता पूछे, तुलना पूछे या उसका अर्थ पूछे, पढ़ना तुमको यही है, बस उत्तर लिखने के तरीके में अंतर होगा, ठीक है। ठीक है। अब उसमें जैसे तुलना करके पूछेगा तब तो ये चीज बताओगे, और अगर केवल पूछता है निकष संदर्भित परीक्षण क्या है तो जितना हम तुम्हें बता रहे हैं ना उसमें से छांट के केवल तुम्हें निकष संदर्भित परीक्षण लिखना पड़ेगा। मानक पूछ लेता है तो वहां निकष नहीं बताओगे, फिर वहां पर तुम मानक बताओगे, ठीक है। और ये जितना बताया जा रहा है इसमें निकष भी है और मानक भी है, जिसके आधार पर तुम तुलना भी कर सकते हो और उसकी विशेषताएं भी बता सकते हो। तो यहाँ तक तो हमने अंतर बताया देखो तुमको, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि दोनों प्रकार के टेस्ट में क्या क्या समानताएं हो सकती हैं। तो अगर तुम्हारे सामने कोई टेस्ट आ रहा है तो तुम उसको देख करके
प्रथम दृष्टया तो ये नहीं बता पाओगे कि ये निकष संदर्भित है या मानक संदर्भित है। प्रश्नों का कोई अंतर नहीं होता है। प्रश्न निकष वाले में भी वही हो सकते हैं और मानक वाले में भी वही हो सकते हैं। ठीक है, तो जो समानताएं हैं उनको गया है, क्या क्या है। पहला है, दोनों ही प्रकार के मापन वास्तव में एक ही प्रकार के कार्य को संपन्न करते हैं। दोनों टेस्ट का यूज एक ही है, वो क्या है कि विद्यार्थी ने कितना सीख लिया। दोनों ही छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान करते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, जो भी प्रश्न बनाए जाते हैं दोनों ही प्रकार के मापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न प्रश्न शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित होते हैं। जैसा कि हम तुम्हें पिछली क्लासेस में बताते रहे हैं कि बिना उद्देश्य के शिक्षा की प्रक्रिया नहीं होती है। और प्रश्न पत्र बनाते समय भी जो हमने पढ़ाते समय उद्देश्य रखा है कि अगर हमने ये उद्देश्य रखा है कि कोई कविता है, हम उसे पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी उसके अर्थ को स्पष्ट कर पाएगा, तो हमने पढ़ाने के बाद जब उसको प्रश्न पत्र हम देंगे तो हम उससे उस प्रश्न पत्र में ये लिखेंगे कि इस कविता के भाव को स्पष्ट कीजिए। अगर वो कर ले रहा है तो वो उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है। ठीक, तो शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित प्रश्न होते हैं। तीसरा है, दोनों ही प्रकार के परीक्षणों की रचना की विधि जो है वो एक ही समान होती है। रचना की विधि में जो भी टेस्ट के स्टेप होते हैं, अभी हम तुम्हें आने वाली क्लासेस में बताएंगे। देखो, टेस्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है निबंधात्मक और दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ। ठीक है, निबंधात्मक जो होते हैं उसमें लॉन्ग आंसर आते हैं और जो वस्तुनिष्ठ होते हैं वो एक एक नंबर, दो दो नंबर के होते हैं, वो कई सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब में कुछ टेस्ट के स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। पहला क्या होता है, टेस्ट को प्लान करना। ये हम तुम्हें बता चुके हैं जब हम तुम्हें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी ये सब बता रहे थे तो उस समय बता चुके हैं। ठीक है, तो टेस्ट को प्लान करना, उसके क्वेश्चंस को लिखना और उन क्वेश्चंस को इवेलुएट करना, उसकी रिलायबिलिटी निकालना, कठिनाई स्तर निकालना और उसका डिस्क्रिमिनेशन पावर निकालना, जिसके आधार पर हमें ये पता चलता है कि कौन से प्रश्न को हम रखेंगे और कौन से प्रश्न को हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये जो रचना की विधि है वो एक ही समान होती है। बस अंतर कहाँ पर आता है, अंतर यहाँ पर आता है कि जो निकट संदर्भित होते हैं उसमें एक ही उद्देश्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न से ये डीपली जाकर पता चल सके कि बच्चा गलती एग्जैक्टली कहाँ कर रहा है। तो रचना विधि में दोनों ही प्रकार के परीक्षणों में परीक्षण निर्माण के सभी आवश्यक सोपानों, स्टेप्स का अनुसरण किया जाता है। फोर्थ क्या है, दोनों ही प्रकार के परीक्षण की गुणवत्ता, क्वालिटी लगभग एक जैसी होती है। अब ये नहीं कि उसकी क्वालिटी में कोई अंतर होगा, प्रश्न इसमें भी रहेंगे और प्रश्न दूसरे में भी रहेंगे। ठीक है, अर्थात दोनों प्रकार के परीक्षणों के लिए वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता का होना आवश्यक और महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्म वाले में रखेंगे ये सारी क्वालिटीज और जो का क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है उसमें नहीं रखेंगे। दोनों में ही इनका होना अत्यंत आवश्यक है। और लास्ट है कि कोई भी प्रश्न निकष संदर्भित अथवा मानक संदर्भित परीक्षण में सम्मिलित किया जा सकता है। कोई भी प्रश्न ये नहीं कह सकते हम कि ये निकष संदर्भित परीक्षण का होगा या मानक संदर्भित परीक्षण का होगा, दोनों ही में वो जा सकता है। लेकिन बस अंतर कहाँ पर आता है कि जो मानक संदर्भित परीक्षण होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं उनको सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है, जबकि जो आपका क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है उसमें कम उद्देश्यों पर ही ज्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक, अब इसके लिए इसके बाद आ जा रहा है, ये एक सारणी के रूप में दिया गया है। यहाँ पर पहला है उद्देश्य। स्क्रीन में क्लियर हो रहा है ना? हेलो, यस मैम। यस मैम, क्लियर हो ओके ओके, देन बता रहे हैं तो तुम लोग उसमें देखते जाना। पहला है उद्देश्य। उद्देश्य के रूप में क्या है कि जो मानक संदर्भित परीक्षण है वो बच्चों की अचीवमेंट को मापन करता है और उनकी कंपैरिजन अन्य स्टूडेंट्स के अचीवमेंट से कर लेते हैं हम लोग। जो हम तुम्हें काफी देर से समझा रहे हैं कि मानक जो होता है उसके आधार पर हम विद्यार्थियों की तुलना करते हैं। किसी को 50 में से 40 मिला, किसी को 32 मिला, किसी को 14 मिला, तो कौन
आगे है और कौन पीछे है। और इसके बाद क्या है, छात्रों के क्राइटेरिया में यहाँ पर हम क्या करते हैं, विशिष्ट मानदंड, मतलब उसका जो बिहेवियर हमें चाहिए या जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए उसके आधार पर विद्यार्थी के उपलब्धि को जब हम देखते हैं तो वो कहलाता है निकष संदर्भित परीक्षण। दूसरा है विद्यार्थियों की संप्राप्ति को किसी समूह के अन्य छात्रों की सापेक्षिक स्थिति के रूप में व्यक्त करना। ठीक, सापेक्ष, एक के मुकाबले दूसरे को कितना मिला, और यहाँ पर निरपेक्ष होता है, यहाँ पर किसी से तुलना नहीं है। अगर कोई एक स्टूडेंट है तो उस स्टूडेंट को स्वयं कितना आता है, बस ये बात यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि अच्छे और कमजोर विद्यार्थियों में अंतर हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, निपुण और अनिपुण। निपुण हमने तुम्हें बताया मास्टर, जो 80% से भी ज्यादा क्वेश्चंस कर ले वो मास्टर कहलाएंगे, और नॉन मास्टर्स मीन्स जिनको अभी उतना अभ्यास नहीं हुआ है। तो हम क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के आधार पर जो मास्टर्स होते हैं और जो नॉन मास्टर्स होते हैं उनको देख पाते हैं। ठीक, फिर परीक्षण निर्माण का आधार क्या होता है। अब ये विषय वस्तु के सामान्य वर्णन पर आधारित होता है और ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य लिए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, व्यवहार परिवर्तन के रूप में व्यक्त किए गए विशिष्ट उद्देश्यों पर आधारित होता है। ठीक, विशिष्ट उद्देश्य लिए जाते हैं और एक एक उद्देश्य पर ज्यादा ज्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रश्नों का आधार क्या होता है, छात्रों में अधिकतम संभव विभेद कर सके, अच्छे छात्रों को अलग कर सके और कमजोर छात्रों को अलग कर सके। और यहाँ पर क्या है, विशिष्ट उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करना, कोई एक उद्देश्य लिया और उसके आधार पर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी कितना उस उद्देश्य को कर पा रहा है, एक ही विद्यार्थी उन सारे उद्देश्यों को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, तो ये चीज यहाँ पर देखी जाती है। फिर प्रश्नों के प्रकार, प्रश्न में आप सभी प्रकार के ले सकते हैं, निबंधात्मक भी ले सकते हैं, वस्तुनिष्ठ भी ले सकते हैं, और वहीं परफॉर्मेंस से रिलेटेड प्रश्न भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है, तो यहाँ पर औसत कठिनाई वाले प्रश्न ज्यादा रखे जाते हैं जिससे कि विद्यार्थी उसको आसानी से हल कर ले। और यहाँ पर क्या है, कठिनाई स्तर में अधिक फैलाव। अगर मान लो हमें कमी पता करनी है कि विद्यार्थी कहाँ पर गलती कर रहा है, तो हम ज्यादातर प्रश्नों को पहले तो सरल रखेंगे कि ये पता चल जाए कि वो गलती कर कहाँ रहा है। अगर हम बहुत कठिन दे देंगे तो बहुत नेचुरल है कि वो उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो कमी का पता लगाने के लिए पहले उसको आसान आसान तरीके से प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अधिकांशतः प्रश्न जो होते हैं वो 50% कठिनाई स्तर के होते हैं, जबकि निकट संदर्भित परीक्षण में क्या होता है कि शिक्षण के प्रभावशाली होने पर जो विद्यार्थी होते हैं वो अधिकतर सही उत्तर दे पाते हैं। अब इसमें क्या है, प्रश्नों का चयन कैसे किया जाता है, तो इसमें जो विद्यार्थी उत्तर देते हैं उन उत्तरों के आधार पर हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि कठिनाई स्तर का और जो विभेदन क्षमता होती है उसका पता लगाया जाता है। 100 प्रश्न पत्रों में 27 ऊपर से 27 नीचे से ले लिए जाते हैं जिसके आधार पर कैलकुलेशन की जाती है। और यहाँ पर क्या है, निकट संदर्भित परीक्षण में इसमें विशेषज्ञ के निर्णयों का उपयोग किया जाता है, मतलब टीचर या कोई एक्सपर्ट देख के बताएगा कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत आ रही है, उसी के आधार पर और प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें मास्टरी का आधार क्या है, यहाँ जो मानक संदर्भित परीक्षण होते हैं वहां पर निर्धारण नहीं किया जाता है, वहां पर जो जितना सबसे ज्यादा पा गया वही सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला हो गया और बाकी सबको उससे नीचे रख दिया जाता है। और जबकि यहाँ जो निकट संदर्भित परीक्षण है वहां पर क्या होता है, यहाँ पर निपुणता की बात की जाती है कि विद्यार्थी कम से कम 60, 70, 80, 90 जितना भी प्रश्न हल कर सकता है, जितना भी हम उससे उम्मीद करते हैं। ठीक है, अगर कोई बहुत अच्छा विद्यार्थी है तो 100% की भी उम्मीद रहती है, और अगर कोई औसत विद्यार्थी है तो उससे यही मान लेते हैं कि अगर ये पहले 50% कर रहा था और अब 60% कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात हो गई, है ना। तो जितना वो पहले कर रहा था उससे आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा। इसके बाद है प्राप्तांकों की प्रस्तुति कैसे की जाती है, ये परसेंटाइल के रूप में दिया जाता है। जैसे कि तुम लोग देखते हो जो आजकल
कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें परसेंटाइल के रूप में मार्क्स दिए जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, जो निकट संदर्भित परीक्षण है वहां सही उत्तर के प्रतिशत के रूप में कि विद्यार्थी ने 10%, 20%, 50% जो भी सही किया उसके रूप में उत्तर दिए जाते हैं। फिर प्राप्तांकों की व्याख्या कैसे करते हैं, ये संपूर्ण परीक्षण पर विद्यार्थियों के अंकों की गणना की जाती है जिससे कि हम उनकी सापेक्षिक स्थिति का पता लगा पाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने तुम्हें पहले मानक भी बताया था स्टैंडर्ड स्कोर्स को, तो उसके आधार पर भी प्राप्तांकों की व्याख्या की जाती है। और यहाँ जो निकट संदर्भित परीक्षण है वो क्या करता है, वो प्रवीणता के लिए कुछ बिंदु बनाता है। हमने तुम्हें अभी तुरंत ही बताया कि 60%, 70%, 80% जितना हम अपने लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित करते हो। ठीक, अब उसके बाद विश्वसनीयता क्या है, विश्वसनीयता यहाँ पर जो टेस्ट रिटेस्ट है, इक्विवेलेंट टेस्ट है, स्प्लिट हाफ है और रैशनल इक्विवेलेंस मेथड है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो ये आपका नॉर्म क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है, इसमें अभी कोई ऐसी विधि का प्रयोग जो इवॉल्व नहीं की गई है, क्योंकि जो आपका स्कोर होता है वो एक ही उद्देश्य को लेकर के उसके आंसर्स लिए जाते हैं। तो अभी यहाँ पर विश्वसनीयता के लिए जो विधियां हैं वो सही तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हो पाई हैं। अब वैधता इसमें निकाली जाती है तो विषय वस्तु वैधता, अन्वय वैधता और निकट संबंधित वैधता, ये सब निकाली जाती है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में। और जबकि यहाँ आपका ये और क्लिष्ट वैधता के मानक हैं जिसमें वर्णनात्मक वैधता कि कितना बच्चे ने प्राप्त कर लिया, फंक्शनल वैलिडिटी, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ डोमेन चेन वैधता, मतलब जो भी उद्देश्य लिए गए उन उद्देश्यों को कितना विद्यार्थी ने प्राप्त कर लिया, इसके आधार पर वैधता का निर्धारण किया जाता है। और उपयोग ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम मानक संदर्भित परीक्षण द्वारा किसी समूह में छात्रों की सापेक्षिक स्थिति का पता लगाते हैं, जबकि निकट संदर्भित में क्या है कि छात्रों के ज्ञान और कार्यक्षमता की सीमा को जानते हैं। यहाँ पर जो आपका मानक संदर्भित परीक्षण है वो शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए चयन करने में काम आता है। जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उसके आधार पर आगे चयन होता है, रोजगार के लिए चयन होता है और किसी अधिगम के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं उनकी सामान्य योग्यता को ज्ञात किया जाता है। कोई भी चीज अगर पता करनी है तो हम उसके लिए केवल पहले उनको टेस्ट दे देंगे तो उसके आधार पर उनकी विद्यार्थियों की योग्यता का पता हमको चल जाता है। और जबकि यहाँ पर क्या है, जो मानक निकट संदर्भित परीक्षण है वो क्या करता है कि जो पहले से हमने एक मानदंड तैयार कर रखा है उसी के आधार पर जो छात्रों की स्थिति है उसका पता लगाया जाता है। दूसरा क्या है, छात्रों की कठिनाई और असफलता को देखना कि वो कहाँ उनको प्रश्नों को हल करने में दिक्कत आ रही है या क्यों वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, इस चीज की जानकारी करना और इसका फिर उपाय करने का प्रयास करना। फिर किसी शिक्षण कार्यक्रम की सफलता का निरपेक्ष मूल्यांकन, किसी से तुलना नहीं, हमने जो सिखाया उसको विद्यार्थी ने कितना सीख लिया। तो ये इतनी जो चीजें हैं ये आ जाती हैं आपके निकष संदर्भित परीक्षण में। तो ये टॉपिक जो है आपका यहीं पर खत्म होता है। अब इसके बाद आप खुद से देखिए कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं और उसके आंसर्स आप लोग फिर लिखिए। ठीक है, तो अभी के लिए तो यही इतना है। अगर तुम लोग को कुछ और पूछना हो तो बताओ। वैसे तो एक बार बिना पढ़े ये समझ में नहीं आएगा, पहले एक बार रीडिंग लगाओगे तब क्लियर होगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पर दिक्कत आ रही है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बताओ मैम, वो जो अभी आपने डिफरेंस बताया मैम वो बुक में नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो हम सेंड कर देते हैं। ओके मैम, थैंक यू। और कोई चीज? मैम है? नो मैम। नहीं होगा, नहीं कोई बात नहीं है या है हम भेज देंगे मैम 240 नंबर पेज पे है। ओके थैंक यू। किताब भी सबकी अलग अलग रहती है ना बेटा? यस मैम। तो उसमें भी कभी कभी डिफरेंस आ जाता है। और कोई चीज?
नो मैम, मैं ठीक है, फिर मीटिंग एंड करें। समझ में आ गया। चलो अच्छी बात Thank you, है, ma'am. समझ में आ गया तो एग्जाम में लिख भी देना सही से, जिससे नंबर भी अच्छे आ जाए। यस मैम, थैंक यू मैम। Okay, then I'm ending the meeting. Welcome.